Dear all, hope you are doing well. Today we are going to discuss the polymorphism. Polymorphism is the ability of any compound to exist in more than one crystalline form. So polymorphism को understand करने के लिए first of all we need to understand the crystals. So crystal is a three-dimensional arrangement of atoms, ions or molecules in a specific manner. तो जब atoms, ions या फिर molecules थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट किसी खास मैनर में कर लें तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्रिस्टल कहलाएगा। तो हमारे पास सॉलिड्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अदर वन इज द एमॉर्फस सॉलिड्स। सो इसी तरह से जो हमारे पास ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, और उनमें दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा हमारे पास एक्सीपिएंट्स होते हैं। तो ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और इन द फॉर्म ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। तो सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या आया कि ये क्रिस्टलाइन है या फिर एमॉर्फस है, ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचाना जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइन होता है और रिपीटिंग लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रिजिड भी होते हैं, सख्त होते हैं, और इनमें एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। और अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जिसकी वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी काफी कम होती है, लोअर सॉल्युबिलिटी होती है एज कंपेयर टू द एमॉर्फस सॉलिड्स। लेकिन सॉल्युबिलिटी तो कम होती है, लेकिन जो एक और अच्छा फीचर है इनमें कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का इस्तेमाल किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स में क्योंकि इनकी जो नेचर है वो प्रिडिक्टेबल होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनको हैंडल करना आसान होता है और इनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। इसके बरक्स अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो इनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, लैक लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और कोई रिपीटिंग लैटिस स्ट्रक्चर नहीं बनाते। इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, आइंस हैं, वो रेंडमली अरेंज होते हैं। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि मेल्टिंग पॉइंट की एक वाइडर रेंज होती है, एक रेंज के ऊपर ये सॉफ्ट होते हैं। इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कंपेयर टू द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा होती है, लैक ऑफ ऑर्डर होने की वजह से, लेकिन ये लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें तो जब हमें रैपिड डेजोल्यूशन रेट रिक्वायर्ड होता है, इमीडिएट डोजेज फॉर्म, इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म आप बनाने की तरफ जाएंगे, तो देन यू कैन यूज द amorphous solids to obtain the better solubility and better dissolution profile. अब अगर हम इसको टेबल के थ्रू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स को, तो वी कैन सिंपली से कि अगर किसी सॉलिड के अंदर ज्योमेट्रिक शेप होगी तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, अगर कोई खास शेप नहीं होगी, लैक ऑफ ऑर्डर होगा, तो वो एमॉर्फस सॉलिड होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पुअर सॉल्युबल होते हैं, जबकि एज कंपेयर टू दैट एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपिक कहलाते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक कहलाते हैं। एनिसोट्रॉपिक से मुराद ये होती है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, चेंज होती हैं अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, जबकि आइसोट्रॉपिक में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तमाम डायरेक्शन में सेम वैल्यू रखती हैं, सेम रहती हैं। एंड देन अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो NaCl, शुगर, डायमंड, ये तमाम हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल्स हैं, जबकि रबर, प्लास्टिक और ग्लास हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स की कॉमन एग्जांपल्स हैं। सो स्पेस लेटिस को हम समझते हैं कि लेटिस होता क्या है बेसिकली, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन में आ रहा था कि जब एटम, आइंस और मॉलिक्यूल रेगुलर रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल पैटर्न में हो तो ये क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स एक खास डेफिनेट पोजीशंस पे अरेंज होते हैं। ये जो पोजीशंस होती हैं इनको आप पॉइंट से इंडिकेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप लैटिस पॉइंट्स भी कह सकते हैं। इनमें से ये जो रेड हमारे पास नजर आ रहे हैं इनको लैटिस पॉइंट्स भी कहा जा सकता है। सो द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो जब ये खास पैटर्न से ये पॉइंट्स अरेंज होते हैं तो ये जो अरेंजमेंट है पॉइंट्स की, इनको आप क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस भी कह सकते हैं। स्पेस लैटिस जो है ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी क्रिस्टल की, और जब हम कुछ लैटिस पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो यहाँ से हमारे पास यूनिट सेल भी ओरिजिनेट हो सकता है।
सो यहाँ पे थ्रू द डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में आपको कुछ फिश और बर्ड नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर फिश की आई को ले लें और इनको आप कनेक्ट कर लें इन पॉइंट्स को, तो ये हमारे पास लैटिस पॉइंट्स बन जाएंगे एंड देन यहाँ से क्रिस्टल लैटिस का एक स्ट्रक्चर भी बन सकता है सिंपली। तो ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता किस तरह से है, किस तरह से क्रिस्टलाइजेशन होती है? तो 3 स्टेजेस हैं बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन की। पहली स्टेज है सुपर सैचुरेशन की, सेकंड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई की, एंड द लास्ट वन इज द ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियाई इनटू द क्रिस्टल्स। सो सुपर सैचुरेशन की अगर बात की जाए तो जो सॉल्यूशंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइजेशन के लिए इनका सुपर सैचुरेटेड होना जरूरी है। सुपर सैचुरेटेड से ये मुराद है कि आपने जितना कोई सल्यूट सॉल्वेंट जो है वो सल्यूट को डिजॉल्व कर सकता हो, उससे ज्यादा क्वांटिटी में आपने सल्यूट को ऐड किया गया हो। या फिर इसका दूसरा सुपर सैचुरेशन को अचीव करने का तरीका ये है कि जो सॉल्वेंट है उसको एवेपोरेट किया जाए। तो कम सॉल्वेंट होगा तो डेफिनेटली सुपर सैचुरेशन की तरफ जाया जा सकता है। सैचुरेशन रिक्वायर है डेफिनेटली क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, और पहला स्टेप भी है। जबकि जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि जो न्यूक्लियाई हैं ये रिएक्शन जब होगा तो ये अराइज कर सकते हैं स्पॉन्टेनियसली, यानी खुद ब खुद ये बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये न्यूक्लियाई खुद ब खुद बनना स्टार्ट नहीं होते तो उसी चीज के आप क्रिस्टल लें फ्रॉम द आउटसाइड और उसको आप ऐड कर दें अपने सोल्यूशन के अंदर, तो उसकी वजह से फिर न्यूक्लियाई बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं माइन्यूट क्वांटिटी में क्रिस्टल डिजॉल्व सब्सटेंस के फ्रॉम द आउटसाइड, तो इस प्रोसेस को सीडिंग का नाम भी दिया जाता है, और सीडिंग एक ड्राइविंग फोर्स भी है न्यूक्लिएशन के लिए। तो न्यूक्लियाई 10 से 100 मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट होते हैं जब ये जुड़ जाते हैं पार्टिकल्स आपस में। देन अल्टीमेटली द ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियाई टू द क्रिस्टल्स, ये जो सर्टेन मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, ये इकट्ठे आना होना स्टार्ट हो जाते हैं, and they do this to form the uniform and repeating pattern, and ultimately that forms the crystal. टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स की अगर बात की जाए तो दो तरह से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल एंड दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर हम यूनिट सेल पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल्स हैं, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, आर्थोरोहम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड रोहम्बोहेड्रल क्रिस्टल, या फिर इनको ट्राइगोनल क्रिस्टल्स भी कहते हैं। एंड अगर हम बॉन्ड फॉर्मेशन में क्रिस्टल फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास 4 तरह के क्रिस्टल्स होते हैं: आयनिक क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स एंड मेटालिक क्रिस्टल्स। So let's start from the ionic crystals. आयोनिक क्रिस्टल्स बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बने होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स मौजूद हैं जो कि एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द आयोनिक क्रिस्टल्स। कैटाइंस और एनाइन अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और एक पैक बना लेते हैं, जिसकी वजह से एक हार्ड रिजिड क्रिस्टल बनता है। और आयोनिक क्रिस्टल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी हाई होता है। इसके एग्जांपल है हमारे पास NaCl और सोडियम ब्रोमाइड। जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं इसमें जो लैटिस पॉइंट्स हैं इनको मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाई किया होता है, जिस तरह से आयोनिक क्रिस्टल्स में लैटिस पॉइंट्स को आयंस ने ऑक्युपाई किया था, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स वांडर वाल फोर्सेस से जुड़े होते हैं। इसमें हमारे पास फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल है और आइस की एग्जाम्पल है। देन देयर कम्स दी कोवेलेंट क्रिस्टल्स, और कोवेलेंट क्रिस्टल्स में लैटिस पॉइंट्स को एटम्स ने ऑक्युपाई किया होता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये काफी ज्यादा होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये सख्त होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, जैसा कि ग्रेफाइट और डायमंड इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। एंड द लास्ट वन इज द मेटालिक क्रिस्टल्स, एंड मेटालिक क्रिस्टल्स में भी जो लैटिस साइड्स हैं वो एटम्स ने ऑक्युपाई की होती हैं एज लाइक द कोवेलेंट क्रिस्टल्स, लेकिन ये एक दूसरे के साथ मेटालिक बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं। यहाँ पे सिंपली आप कह सकते हैं कि आप पॉजिटिव आयन्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द क्रिस्टल्स जो हैं ये मूव कर रहे होते हैं। सो इसकी एग्जांपल्स की अगर बात की जाए, दीज आर द कोबाल्ट एंड सिल्वर क्रिस्टल्स। तो ये क्रिस्टल की ओवरऑल टाइप्स थी कि इनको यूनिट सेल की बेस पे, बॉन्ड फॉर्मेशन की बेस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, एंड देन क्रिस्टल्स बनने का हमने मैकेनिज्म भी देखा। नाउ इफ वी डिस्कस द पॉलीमॉर्फिज्म, देन वी कैन से that polymorphism is the existence of
ए कंपाउंड इन मोर देन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। तो अब हम क्रिस्टल्स को मजीद अच्छे तरीके से इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंप्रीहेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।